हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे द लास्ट लेसन, जो कि आपकी इंग्लिश क्लास 12th की फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, उसका पहला चैप्टर है। इसके ऑथर का नाम है अल्फोंस डोडेट, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है जो कि छोटी कहानियाँ लिखते हैं। थोड़ा सा मैं इस लेसन के बारे में आपको ब्रीफ देना चाहूँगा कि फ्रेंको प्रशियन वार चलता रहता है 1870 से 1871 के बीच में, और यहाँ पर जो है फ्रेंच की जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिनका नाम यहाँ पर एल्सेस और लोरेन होता है, ये प्रशियन के हैंड में चले जाते हैं। यानी प्रशिया यहाँ जीत जाता है और फ्रांस जो यहाँ पर हार जाता है। तो दो ज़िले जो है वो प्रशिया के कब्ज़े में चले जाते हैं। तो होता यह है कि यहाँ पर फिर उनको उनके रूल मानने होते हैं और वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से प्रभावित होता है, और उनको जर्मन लैंग्वेज को पढ़ना होता है उनकी मेन फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़कर। तो उससे संबंधित ये लेसन है, आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लेसन की शुरुआत करते हैं। अल्फोंस डोडेट वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंस डोडेट है वह एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, जो कि छोटी स्टोरी लिखते हैं, छोटी कहानियाँ लिखते हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वार 1870-1871 इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। जो लास्ट लेसन है वो फ्रेंको प्रशियन वार जो कि 1870 और 1871 के बीच में होता है, उस दौरान फ्रांस जो है वो हार जाता है प्रशिया के द्वारा, और प्रशिया का नेतृत्व उस टाइम पर बिस्मार्क के द्वारा होता है। तो यहाँ पर फ्रांस हार जाता है, तभी ये लास्ट लेसन लिखा गया था, उन दिनों की बात है। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रशिया में उस समय जो शामिल थे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से आया करते थे, और अब ये अलग से हम इनको जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। इनके कुछ हिस्से जो थे उस टाइम प्रशिया के हिस्से थे, यानी ये सब प्रशिया के अंतर्गत तब शामिल थे। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। और इस कहानी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है, जो फ्रेंच ज़िले जिनका नाम है अल्सेस और लोरेन, वो प्रशियन यानी प्रशिया के हाथ में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स दिस हैंड ऑन लाइफ एट स्कूल। और आप इस स्टोरी को पढ़िए अच्छे से और इसमें से फाइंड आउट कीजिए, इसमें ढूंढिए कि स्कूल लाइफ पर इसके क्या प्रभाव हुए। वही जो मैंने आपको ब्रीफ दिया था वही यहाँ पर इसमें अबाउट द लेसन में बताया हुआ है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। मैंने उस सुबह स्कूल देरी से शुरू किया था और मैं बहुत डर गया था डांट की वजह से। यानी कि लेट स्कूल जाना प्रारंभ किया था तो ऑब्वियस सी बात है कि डांट तो पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और विशेष रूप से ऐसा इसलिए डर लग रहा था क्योंकि एम हेमल जो इनके टीचर है वो उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे इस बारे में एक शब्द भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैंने सोचा कि मुझे भाग जाना चाहिए और सारा दिन मुझे बाहर बिताना चाहिए। स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स यानी दरवाजे के बाहर या फिर स्कूल से बाहर मुझे बिताना चाहिए, ऐसा एक क्षण के लिए मैंने सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, यह कितना गर्म है और कितना चमकीला है, ऐसा ही सोचता है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिरपिंग का मतलब होता है जो पशु पक्षी होती है उनकी आवाज़ होती है चहचहाने की, उसको चिरपिंग बोलते हैं। तो जो पक्षी है वो वुड्स यानी जंगल की एज की बजाय हम यहाँ पर पेड़ की शाखाओं की बात करेंगे, डालियों की बात करेंगे, वहाँ पर बैठकर जो है चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो खुले हुए खेत थे जो कि कहाँ थे, सामिल के पीछे थे। सामिल यानी कि जो लकड़ी काटने की मशीन होती है, आरा मशीन होती है। तो आप एक गोडाउन मान लीजिए जहाँ पर मशीनों के द्वारा लकड़ी को काटा जाता है, उसको सामिल बोलते हैं। तो उसके पीछे ओपन फील्ड थी, ओपन यानी खुले हुए खेत थे, मैदान थे। वहाँ पर प्रशियन सोल्जर क्या कर रहे थे, वर ड्रिलिंग, जो वहाँ पर खुदाई का काम कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये इतना मोह लेने वाला था, यानी कि जो पार्टिसिपल्स के नियम हैं उनकी बजाय ये मोह लेने वाला या फिर अच्छा लगने वाला पल था। जो उसने कहा कि बाहर वार्म है, पक्षी जो है चहचहा रहे हैं और बड़ा चमकीला लग रहा है, तो ये उस जो पार्टिसिपल्स के रूल पूछने वाले हैं उनकी तुलना में ये कैसा है, टेम्पटिंग है, यानी मोह लेने वाला है, आकर्षक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। परंतु मुझे अपने आप में रोकने की ताकत थी। एंड हरीड अप टू स्कूल। और इसीलिए मैं स्कूल जाने के लिए जल्दी करता हूँ। यानी कि इसने खुद ने अपने आप को रोका, ऐसी इसमें क्षमता है और ये स्कूल के लिए जल्दी करता है।
व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरता हूँ तब मैं एक भीड़ देखता हूँ। कहाँ पर? बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फॉर देयर। और पिछले 2 वर्षों से जितनी भी बुरी खबर, बैड न्यूज़ यानी जो बुरी खबर होती है, वो सभी यहीं से आती है। यानी इस बुलेटिन बोर्ड पर पिछले 2 सालों से बुरी खबर के अलावा कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। द लॉस्ट बैटल्स यानी जिसमें हम जितने युद्ध हमने हारे हैं उनकी जानकारी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश होते थे वो भी इस बुलेटिन बोर्ड पर होते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैं अपने आप में सोचता रहा स्वयं में बिना रुके हुए, यानी सोचता भी रहा और चलता भी गया। और सोचता क्या रहा मैं कि क्या मैटर होगा या फिर क्या मैटर हो सकता है, ऐसा मैं अपने मन में सोचता रहा और आगे बढ़ता रहा। देन एज आई हरीड बाई एज फास्टेड आई कुड गो। और जितना तेज़ में जा सकता है उतनी जल्दी मैंने की। द ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार, जिसका नाम यहाँ पर क्या है? इसका नाम है यहाँ पर वोस्टर। हु वाज देयर, वह भी वहीं था। विथ हिज अप्रेंटिस यानी उसका एक प्रशिक्षु था, यानी जो शिक्षार्थी होता है, कुछ सीखना आता है, अप्रेंटिसशिप करने आता है, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। तो उसका अप्रेंटिस भी उसके साथ में था, रीडिंग द बुलेटिन, जो कि बुलेटिन पढ़ रहा होता है। कॉल्ड आफ्टर मी डोंट गो सो फास्ट, जो मुझे पुकारता है और बोलता है कि इतनी तेज़ मत जाओ। यू विल गेट टू यूर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में बहुत देरी से पहुँचोगे या फिर तुम्हें बहुत समय लगेगा अपने विद्यालय पहुँचने में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है। और ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि इसने ऐसा कहा है कि तुम्हें अपने स्कूल पहुँचने में बहुत समय लगने वाला है, तो उसको तो लगेगा ही ना ऐसा कि ये मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, और उसके बाद में जो छोटा गार्डन होता है एम हेमल्स का, वहाँ पर मैं फूली हुई सांस के साथ पहुँच गया, मतलब मेरी सांस फूल रही थी। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेंस देयर वाज अ ग्रेट बसल। सामान्यतः क्या होता है कि जब भी स्कूल प्रारंभ होते हैं वहाँ पर एक क्या होती है, बहुत आवाज़ होती है, कोलाहल होती है, हलचल होती है। बसल यानी आवाज़, शोरगुल। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब था सड़क, यानी जिसको कहीं पर भी सड़क पर दूर से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और जो डेस्क होते हैं उनको खोलना और बंद करना, इसकी आवाज़ भी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक सुर में बड़बड़ाना। लेसन जो बच्चे पढ़ते हैं एक सुर में पढ़ते हैं, वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो हमारे हाथ होते हैं वो हमारे कानों के पास होते हैं जिससे कि हमें चीज़ें और अच्छे समझ में आए। ये स्थिति होती है कि स्कूल में यानी बहुत सारा कोलाहल होता है। जो भी वहाँ पर डेस्क बंद या चालू किए जाते हैं, खोले जाते हैं या बंद किए जाते हैं, उनकी आवाज़ आती है। सभी बच्चे सारे लेसन को एक साथ एक सुर में रिपीट करते हैं और हम हमारे कानों के पास अपने हाथों को रखते हैं दोनों को, ताकि हमें लेसन अच्छे समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल, रेपिंग का मतलब होता है ठोकने की आवाज़ या फिर पीटने की आवाज़। तो जो टीचर का बड़ा सा रोलर है उसकी आवाज़ आती है टेबल पर ठोकने की, ये भी सुनाई देता है आसानी से। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, परंतु अब सब कुछ शांत लग रहा था, सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। काउंटेड का मतलब यहाँ पर है कि मुझे भरोसा था, मुझे भरोसा रहता था। कमोशन यानी जो शोरगुल या कोलाहल होता है या फिर जो हंगामा होता है, उस बीच में मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी डेस्क पर पहुँच जाता था। रोज़ाना क्या इतनी शोरगुल या हलचल होती थी कि मैं आसानी से बिना किसी को दिखे, डेस्क विदाउट बीइंग सीन यानी बिना किसी को दिखे मैं अपनी डेस्क पर पहुँच जाता था इस हंगामे के भरोसे। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब आज के दिन क्या है, आज का दिन ऐसा है कि यहाँ पर उतना ही शांत है जितना कि संडे मॉर्निंग में हुआ करता है। आज वो रास्ते में आया तो उसको भीड़ दिखाई दी, उसके बाद उसने कहा कि सामान्यतः स्कूल ऐसे चालू होते हैं। इसका मतलब यही है कि आज का दिन जो है वो बहुत शांत है संडे मॉर्निंग की तरह, और यदि इतनी कोलाहल होती तो मैं अपनी डेस्क पर आसानी से पहुँच जाता। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की के ज़रिए मैं अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि अपने स्थान पर पहले से ही है। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और जो एम हेमल है वो आगे पीछे टहल रहे हैं। एक भयानक आयरन की एक रोलर है उनके पास में, जो कि उन्होंने अपनी आर्म में यानी बाह में रखे हुए हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे क्या करना था, मुझे दरवाज़ा खोलना था और इन सभी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना
डरा हुआ महसूस कर रहा होगा, मैं कितना डरा हुआ होगा। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल saw me एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल मुझे देखते हैं और बड़े ही प्यार से दयालु रूप से बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जाओ जल्दी से। लिटिल फ्रेंच अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही प्रारंभ करने वाले थे। बिगिनिंग मतलब प्रारंभ करने वाले थे यदि तुम नहीं आते तो। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से जंप करता हूँ और अपनी डेस्क पर बैठ जाता हूँ। नॉट टिल देन, जब तक नहीं। व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, माई फ्राइट का मतलब होता है डर, और अ लिटिल ओवर माई फ्राइट यानी डर पर काबू करना। जब तक नहीं, जब तक मैंने अपने डर पर काबू कर लिया। डिड आई सी, मैं क्या देखता हूँ। दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने तो एक हरे कलर का ग्रीन कोट पहना हुआ जो कि बहुत सुंदर है। हिज फ्रिल्ड का मतलब होता है झालरदार। उनकी फ्रिल्ड, क्या फ्रिल्ड, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने एक फ्रिल्ड यानी झालरदार शर्ट पहनी हुई है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने सिल्क की यानी रेशम की एक काली टोपी पहनी हुई है छोटी। आल एम्ब्रॉयडर्ड, और जो कि कैसी है, जो कि एम्ब्रॉयड की हुई है यानी जिस पर कढ़ाई या फिर बुनाई की हुई है। डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो कि वो कभी भी बिना परीक्षण के दिन या फिर पुरस्कार के दिन के बिना नहीं पहनती, यानी वो हमेशा यदि कोई पुरस्कार वाला दिन होता, जब पुरस्कार वितरण होते हैं या फिर कोई परीक्षण का दिन होता है तभी वो पहनते, इसके अलावा वो नहीं पहनते कभी भी। तो आज उन्होंने ये सब पहना हुआ था, ब्लैक कोट, झालरदार शर्ट, काली टोपी जिस पर कढ़ाई या बूटेदार जिसको हम बोल सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, सोलेमन का मतलब होता है गंभीर, स्ट्रेंज मतलब अजीब। इसके अतिरिक्त जो सारा स्कूल है वो कैसा दिख रहा था, अजीब दिख रहा था, अजनबी जैसा दिख रहा था और गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, और जो सबसे अधिक मुझे आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ थी वह यह थी, ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो काली कुर्सियाँ होती है वो हमेशा क्या होती थी, खाली होती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, उन पर क्या गांव के लोग शांत रूप से बैठे थे जैसे कि हम बैठते हैं, यानी बच्चे जो अक्सर शांत रूप से बैठते हैं वैसे ही ये विलेज के लोग उस पर बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, और 3 कोने वाली टोपी पहने हुए ओल्ड हाउजर भी वहाँ पर बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर यानी पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर पूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत वहाँ पर लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब वहाँ पर कैसे दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। एंड होजर हैड ब्राट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर यानी पुरानी भजन की जो पुस्तक होती है या फिर धार्मिक पुस्तक होती है उसकी बात हो रही है। तो होजर जो है वो एक पुरानी पुस्तक लेकर आए थे। थम्ड एट द एज, और एज मतलब किनारे होते हैं, उनके किनारों पर उन्होंने अंगूठे रखे हुए थे, थंब रखे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और उन्होंने इसको अपने घुटने पर खुला रखा हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और इसके पूरे पेजेस पर उनका एक शानदार चश्मा रखा हुआ था। यानी जो होजर थे वो एक भजन की पुस्तक लेके आए थे जिसके कोने पर उन्होंने अंगूठे रखे हुए थे उस पुस्तक के कोने पर, और वो पुस्तक उनके घुटनों पर खुली हुई रखी हुई थी, पैरों पर, घुटनों के ऊपर। और वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर एक शानदार जो स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा है वो उस पूरे पेज के ऊपर रखा हुआ था, यानी बुक के ऊपर जो है चश्मा रखा हुआ था। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल जो है वो सवार होते हैं उनकी कुर्सी पर। एंड माउंटेड मतलब घुड़सवार पर जो सवार होते हैं उस तरह से, तो एम हेमल जो है अपनी चेयर पर खड़े हो जाते होंगे या माउंटेड हो जाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल, और वह ठीक अपने गंभीर और कौशल वाले सुर में या फिर लहजे में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो कि उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया था। जैसे कि मैं डरा हुआ था, मैं आया लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे बड़े प्यार से कहा, लिटिल फ्रेंच बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। सेम उसी स्वर में, उसी लहजे में, उसी गंभीर और कौशल वाले लहजे में जो कि उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया था, वो कहते हैं, सेड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन सेल आई गिव यू, यह एक अंतिम अध्याय है या फिर अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ या फिर जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, बर्लिन से जो है ऑर्डर आ चुका है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी।
द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए मास्टर है वो कल आने वाले हैं या फिर कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो लेसन है, ये जो पार्ट है, ये अध्याय तुम्हारा लास्ट लेसन है फ्रेंच भाषा का। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव मतलब ध्यानपूर्वक, तो मैं तुम सभी का यहाँ पर बहुत ध्यान चाहता हूँ क्योंकि ये लास्ट लेसन है हमारी भाषा फ्रेंच भाषा का। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, और इन शब्दों के द्वारा मेरे ऊपर मान लीजिए कि एक तरह से बिजली कड़क गई थी। थंडर क्लैप यानी बिजली की कड़क, तो इन शब्दों ने जैसे कि मेरे ऊपर बिजली की कड़क का आघात किया हो, ऐसा इसको महसूस हो रहा था। ओहो द wretches, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट टाउन हॉल। अच्छा, तो यह वही बदहाली है या फिर वही धिक्कार वाली बात है जो कि टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर रखी हुई थी। अब इसके बाद समझ में आई कि वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या बात लिखी हुई थी। तो ये यही बदहाली वाली स्थिति है, यही धिक्कार वाली बात है। wretches का मतलब बदहाली या फिर धिक्कार आप बोल सकते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन होगा, अध्याय होगा। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से ही तो लिखना सीखा था, यानी अभी तो मैं ठीक से लिखना भी नहीं सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे और कभी नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना चाहिए। देन तब, ओहो हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अरे मुझे अपने पाठ नहीं सीखने का बड़ा अफसोस हुआ। इसको बड़ा दुख होता है कि मैंने अपने लेसन्स को नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार्स, और ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं जो है पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा और मैं सार्स पर फिसलना चाहता था या फिर फिसलने के लिए मैंने अपने लेसन्स नहीं सीखे। इसको बड़ा अफसोस हो रहा था। माई बुक दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट। मेरी पुस्तकें जो कि मुझे थोड़ी देर पहले बाधा या फिर रुकावट लग रही थी, सो हेवी टू कैरी, जो कि ले जाने बहुत भारी थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, डेट आई कुड नॉट गिव अप, डेट आई कुडंट गिव अप, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। जो मेरी ग्रामर है, व्याकरण है, और मेरे संतों का जो इतिहास है, वो अब मेरे दोस्त नहीं थे जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता या फिर मैं हार नहीं मान सकता। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी नहीं, मतलब अब हार नहीं मान सकता, ऐसा ही अपने मन में बोलता है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये मेरे सब पुराने मित्र हो गए हैं, ऐसा ही मन में सोचता है। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और एक विचार दूर जा रहा है कि मैं अब उनको कभी नहीं देख पाऊँगा। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं अब उनको कभी नहीं देख सकूँगा, कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और जिस तरीके से उनके रूलर के बारे में जो भयानक दिखता था और वो जो पागल वाली हरकतें करते, क्रेंक यानी जो पागलपन था, ये सब मुझे भूलने में मजबूर कर रहे हैं। मतलब मैं सब कुछ भूलने को मजबूर हूँ अपने आप में, क्योंकि वो ये सारी बातें जो टीचर मारते हैं, डांटते हैं, ये सारी बातें अब उसको बहुत छोटी लग रही थी, तो ये सब भूल जाना चाहता है वो। और एक विचार जो दूर जा रहा है उसके दिमाग से कि अब मैं इनको कभी नहीं देख पाऊँगा। पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, इस आखिरी पार्ट के सम्मान में ही उन्होंने जो है ये अच्छे कपड़े या फिर साफ़ सुथरा कपड़े पहने थे। मतलब अच्छे कपड़े उन्होंने पहने थे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैसी शर्ट कैसी टोपी उन्होंने पहनी हुई थी। तो इसी लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने ये कपड़े पहने हुए थे अच्छे वाले। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों जो है बूढ़े व्यक्ति, जो गांव के बूढ़े व्यक्ति है, वो जो है रूम के पीछे की साइड बैठे हुए हैं। बैक ऑफ द रूम यानी पीछे जो रूम में जगह होती है वहाँ पर बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और यह इसलिए क्योंकि उनको भी अफसोस है, सॉरी टू, डेट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, और वे अधिक स्कूल नहीं गए थे, मतलब वो ज़्यादा स्कूल जाने वाले लोग नहीं थे सभी। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। इट वाज देयर वे यानी ये उनका तरीका था धन्यवाद देने का अपने मास्टर्स को, जो कि उन्होंने ईमानदारी पूर्वक 40 years यानी कि 40 साल की अपनी सेवा दी। एंड शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपनी देश के लिए एक सम्मान की भावना जो है वो दर्शा रहे हैं। दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब उनका नहीं है। वो उस देश के लिए सम्मान दिखाने यहाँ पर आए हैं जो कि अब उनका नहीं है। और अपने मास्टर जो कि 40 साल से यहाँ पर अपनी ईमानदारी से सर्विस दे रहे हैं, फेथफुल सर्विस यानी ईमानदारी पूर्वक सेवा दे रहे हैं, उनका वो इस तरीके से धन्यवाद देने आए हैं। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सोचा कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, और अब मेरे पढ़ने का समय था। रिसाइट मतलब बोलने का या फिर पढ़ने का समय था।
What I would not have given to be able to say that dreadful rules for the participles are through very loud and clear and without one mistakes। मैंने बहुत तेज़ आवाज़ में और साफ बिना किसी मिस्टेक के इन पार्टिसिपल्स के भयानक ड्रेडफुल रूल्स को कहने के लिए क्या नहीं किया, मतलब इसके लिए मैंने क्या प्रयास नहीं किया कि मैं इन भयानक नियमों को तेज़ी से साफ़ सुथरी आवाज़ में बिना मिस्टेक के कहूँ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, परंतु मैंने पहले ही शब्द को जो है मिक्स कर दिया और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ते हुए, यानी कि बच्चे जिस तरीके से गलती करते हैं उसके बाद में अपनी डेस्क को पकड़ खड़े रहते वैसे ही खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल है वो धड़क रहा है। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में क्षमता नहीं है, साहस नहीं है ऊपर देखने का। डेयरिंग मतलब साहस होना, तो ऊपर देखने का मुझ में साहस नहीं है। आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कहते हैं आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें भी बुरा महसूस हो रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, देखो रोज़ाना प्रत्येक दिन हम अपने आप से क्या कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे छोड़ो मेरे पास बहुत समय है, ऐसा हम रोज़ाना बोलते हैं। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा, ऐसा हम हमसे रोज़ाना कहते हैं। ऐसा टीचर उनको बोलते हैं कि देखो हम प्रत्येक दिन ऐसा खुद से बोलते हैं कि अरे बहुत सारा समय है, हम बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो ऐसा उसको समझा रहे हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो कि अब हमारे पास क्या बचा है या फिर हम कहाँ आ गए हैं। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, और यही भयानक जो स्थिति है वो एल्सेस के साथ होनी थी, यही तो मुसीबत है एल्सेस के साथ में। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और पुट्स ऑफ यानी कि वह जो सीखना है या पढ़ना है उसको कल पर छोड़ देती है। पुट्स ऑफ यानी छोड़ देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब वह बाहरी व्यक्ति, दोज फेलोज आउट ऑफ देयर यानी जो बाहर की व्यक्ति है, जो आगे आने वाली व्यक्ति है, उनके पास अधिकार होगा तुम्हें कहने का। हैव द राइट टू से यू, उनके पास अधिकार होगा तुम्हें कहने का। हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, तो वह कहेंगे या फिर वो लोग दोज फेलोज तुमसे कहने का ये अधिकार रखेंगे कि तुम फ्रेंच मैन यानी फ्रेंचमैन होने का किस तरीके से दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक्स नार राइट योर ओन लैंग्वेज, और यहाँ तक कि ना तो तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही ठीक से लिख सकते हो, तो फिर तुम क्यों दिखावा करते हो और कैसे दिखावा कर लेते हो फ्रेंचमैन होने का, ऐसा उनको अधिकार होगा बोलने का। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। वर्स्ट यानी सबसे बुरा। पुअर लिटिल फ्रेंच, प्रिय या फिर बेचारे, या फिर पुअर लिटिल फ्रेंच का मतलब गरीब लिटिल फ्रेंच नहीं बोलना चाह रहे हैं, मतलब उनकी नज़र में वो एक मासूम बच्चा है, लिटिल फ्रेंच है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवर सेल्फ विद, ये री अप्रोच नहीं है, रिप्रोच है। रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कारना, तो हम सभी के पास बहुत कुछ है धिक्कारने के लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी नहीं चाहते थे या फिर वो भी इतने चिंतित नहीं थे कि तुम सीखो। एंजियस इनफ यानी कि चिंतित नहीं थे पर्याप्त। दे प्रिफेयर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स, वे चाहते थे कि तुम काम करो खेतों पर या फिर मिल पर। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि और अधिक पैसे प्राप्त होंगे। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी दोषी ठहराया गया। आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने भी तुम्हें अक्सर अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा लेसन पढ़ाने के बजाय, यानी मैंने खुद तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा है लेसन पढ़ाने के बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टियाँ नहीं दी, मतलब ये भी अपने आप को दोषी मानते हैं कि मुझे भी दोष दिया गया कि मैंने भी तुम्हें पढ़ाने में थोड़ी बहुत कसर रखी है, मतलब मैंने भी तुम्हें ठीक से नहीं पढ़ाया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और एक बात से दूसरी बात की ओर वो मूव करते हैं। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और अब एम हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और वो कहते हैं कि ये जो भाषा है ये पूरे संसार में सबसे खूबसूरत भाषा है। अब यहाँ पर देखिए ये फ्रांस है, यहाँ पर ये उसका नक्शा है, और यहाँ पर आपको लोरेन और एल्सेस दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर जो है वो प्रशियंस के हाथ में चला जाता है, प्रशिया के कब्जे में चला जाता है उस टाइम पर। तो ये लोरेन और एल्सेस जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये यहाँ पर प्रशिया है और इस टाइम पर ये जर्मनी है, और यहाँ पर जो है जर्मन भाषा जो है वो सीखने के लिए
कहा जाता है। तो ये एक उनके कब्जे में चला जाता है 1870 और 1871 के वार के मध्य में। और ये 1870 और 1871 का ही नक्शा है जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है और इसे हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, हम सभी के बीच में इसको रखना चाहिए, अमंग अस, हम सब के बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा पर पकड़ रखते हैं। इट इज़ एज इफ़ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन्स, मानो ऐसा लगता है कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है, यानी कि जितनी उनकी भाषा पर उनकी पकड़ होगी और जब वे गुलाम रहते तो उनको ऐसा लगेगा कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, इसके बाद वो क्या करते हैं, ग्रामर ओपन करते हैं, व्याकरण, और फिर हमें लेसन पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं आश्चर्यचकित था कि मैं कितने अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहा हूँ। यानी इसको कभी समझ में नहीं आता था, ये हमेशा बंक मारने की सोचता था और इसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जैसे इसको पता चलता है कि आज लास्ट दिन है और हमें फिर जर्मन पढ़ाई जाएगी और ठीक से लिखना भी नहीं सीखा था, तो अब इसको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी और इसको आश्चर्य हो रहा है इस बात पर। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, और जो भी वह कह रहे हैं वो सब सरल लग रहा है, सो ईजी मतलब बहुत आसान लग रहा है। आई थिंक टू दैट I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. मुझे लगता है कि इसके पहले मैंने कभी भी इतनी सावधानीपूर्वक नहीं सुना, मतलब जो ये लेसन पढ़ा रहे हैं इसको कभी भी पहले इसने इतनी सावधानीपूर्वक नहीं सुना था। एंड that he had never explained, और ऐसा कभी उन्होंने समझाया भी नहीं था। Everything with so much patience, और अब जो वो समझा रहे हो बहुत ही धैर्य के साथ समझा रहे हो और बहुत ही यहाँ पर धैर्य है अब, और सब इसको अच्छे से समझ में आ रहा है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. मान लो ऐसा लग रहा है कि ये जो बेचारा व्यक्ति है ये जाने के पहले सब कुछ हमें जैसे कि देना चाहता हो जो इसको याद है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में उसको जितना पता वो सब हमारे माथे में या फिर दिमाग में वो ठूसना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति इतने धैर्य के साथ पढ़ा रहा है और इतना अच्छा समझ में आ रहा है और इसके पहले इसने कभी इतनी सावधानी से लेसन को नहीं सुना और इसको समझ में भी सब अच्छे से आ रहा था। तो ऐसा लग रहा है मान लो कि ये बेचारा व्यक्ति आज के दिन में सब कुछ एक ही बार में इनके दिमाग में ठूस देगा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर यानी व्याकरण के बाद में हमारे पास एक लेसन था लिखने के लिए। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वहाँ उस पर एक राउंड हैंड के साथ में जो कि बहुत खूबसूरत लैंग्वेज में या भाषा में लिखा हुआ था। इस पर लिखा था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, मतलब हर जगह उस पर फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस राउंड हैंड वाली ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के साथ लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल, और ये छोटे निशान की तरह या फिर आप कह सकते हैं ध्वज की तरह पूरे रूम में तैरते हुए हर जगह दिखाई दे रहे हैं स्कूल रूम में। हंग फ्राम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो हमारी डेस्क है उस पर एक रोड पर टॉप पर ये टंगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और तुम्हें यह देखना चाहिए कि सब अपने काम में किस तरीके से लगे हुए हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं जो उनको दिया हुआ है। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यह कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और स्क्रैचिंग यानी स्क्रैच करना, किस चीज़ को हम स्क्रैच करते हैं तब जो आवाज़ आती है उसकी बात हो रही है। तो जो पेपर पर पेन के द्वारा जो लिखा जाता है वही साउंड वहाँ पर सिर्फ सुनाई दे रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बेटल्स का मतलब होता है भ्रंग, वो क्या उड़कर अंदर आ जाते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फेसबुक्स एज इफ देट वाज फ्रेंच टू, और वहाँ पर जो छोटे बच्चे थे, लिटिलेस्ट वंस जो सबसे छोटे थे, वो भी अपने काम में लगे हुए थे। और वो क्या काम कर रहे थे, वो फिश हुक को ढूंढने का, फिश हुक यानी जो मछली पकड़ने का जो हुक होता है उसको उसका पता लगाने में वो लगे हुए थे। और जैसे कि वह भी फ्रेंच हो, वह भी एक फ्रेंच हो, ऐसा लग रहा था कि वह भी एक फ्रेंच हो जैसे कि। ऑन द रूफ द पिजन्स क्वीड वेरी लो, और जो कबूतर है वो छत पर आवाज़ कर रहे थे बहुत ही कम। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन, क्या वे उन्हें भी जर्मन में गाना सिखा देंगे। इवन द पिजन्स, यानी कि पिजन्स यानी कबूतर होने के बावजूद भी क्या ये उन्हें भी जर्मन में गाना सिखा देंगे।
आई थॉट टू माई सेल्फ, ऐसा मैं अपने आप में सोच रहा था। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, then at another. जब कभी भी मेरी नज़र जो है वो राइटिंग से यानी लिखने के बाद ऊपर उठती, यानी लिखने का काम दिया था तो बीच में बच्चे नज़र उठाते, वैसे इसकी नज़र उठी होगी, तब ये देखता है कि एम हेमल जो है वो मोशनलेस यानी कि अचल रूप से बिना हिले डुले कहाँ बैठे हुए, चेयर पर बैठे हुए, एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वह क्या करे, एक चीज़ को देख रहे हैं पहले और उसके बाद दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, चेयर पर बैठे बैठे बिना हिले डुले। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम्स। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनके दिमाग में वो सारी चीज़ लेना चाहते हैं, यानी फिक्स कर लेना चाहते हैं जो कि उस स्कूल के रूम में दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था उनको देखकर कि वो सारी चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं जो भी उस स्कूल रूम में दिखाई दे रही है, हर कहीं पर भी जो दिखाई दे रही है। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कल्पनीय है कि 40 साल उन्होंने इसी सेम प्लेस पर गुजारा है। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और जो गार्डन है वो आउटसाइड है विंडो के, सेम वही गार्डन अब भी है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके ठीक सामने उनकी एक क्लास है जिसमें वो पढ़ाते आए हैं। जस्ट लाइक दैट, ठीक वैसा ही, यानी कि जो गार्डन है वो ठीक वैसा ही उनके रूम के सामने अब भी है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोर्न स्मूथ। केवल जो डेस्क है यानी जो मेज़ है और कुर्सियाँ हैं वो कैसी हो गई, स्मूथ हो गई है, बहुत ही मुलायम टाइप की हो गई, क्योंकि अब वो इतने सालों से यूज भी हो रही है। द वॉलनट ट्रीज़ इन द गार्डन वर टालर, और जो उन्होंने अखरोट के पेड़ लगाए थे वह गार्डन में कैसे हो गए, अब बड़े हो गए हैं, लंबे हो गए। एंड द होपिन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो होपिन उन्होंने स्वयं से लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो खिड़कियों से छत पर होता हुआ ट्विंड हो गया, मतलब जो बेल टाइप का पेड़ होता है वो कहाँ से, विंडो से होता हुआ पूरे छत पर चला गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। कैसे इन सभी को छोड़ना उनके दिल को तोड़ देता होगा, या फिर कैसा लगता होगा उनको, कैसा टूटा हुआ उनको महसूस होता हुआ कि अब इन सबको उनको छोड़कर जाना है। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति या फिर बेचारे सर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और उनकी बहन जो है वो रूम में ऊपर की तरफ मूव कर इधर उधर चल फिर रही है, ऐसा उनको सुनाई देता है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो कि उनके कपड़े पैक करती है पहनने के। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन ये देश छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु उनमें इतना करेज है, साहस है कि वो प्रत्येक लेसन को अंत तक सुनाएं। आफ्टर द राइटिंग, यानी लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा एक इतिहास का अध्याय था। एंड देन द बेबीज चांटेड, उसके बाद में जो बेबीज होते हैं वो गुनगुनाने लगते हैं। देर बा बी बी बो बू, जो बच्चे जिस तरीके से पढ़ते हैं वो उनके लैंग्वेज में से गुनगुना रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैज पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी नीचे रूम के पीछे की साइड ओल्ड होजर जो है वो बैठे हुए थे और वो अपना चश्मा लेते हैं। पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने हाथ में जो भजन की पुस्तक है, प्राइमर जो बुक है, उसको वो दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसके बाद वो जो लेटर्स उसमें लिखे हुए उनको पढ़ना चालू करते हैं, स्पेल्ड करना चालू करते हैं, उच्चारण करना चालू करते हैं। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, तुम देख सकते हो कि वह भी जैसे कि रो रहे हो। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, ट्रेम्बल का मतलब लड़खड़ाना या फिर कांपना, तो उनकी आवाज़ जो है वो भावना के साथ काँप रही थी या फिर लड़खड़ा रही थी, क्योंकि वो भावना से ओतप्रोत हो गए थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और यह बहुत ही मजाकिया था जो वो इस तरीके से पढ़ रहे थे, उनकी आवाज़ जो रोने जैसी आवाज़ आ रही थी, उनकी आवाज़ काँप रही थी, ऐसा हमें जब सुनाई दे रहा था तो यह बहुत मजाकिया था। और हमें सुनकर जो है हम सभी, वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे। आहा, हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे यह कैसे याद होगा कि यह मेरा अंतिम अध्याय है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक जो है चर्च की क्लॉक में 12 बज गए हम। देन द एंजलस, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रार्थना होती है। एंजलस का मतलब प्रार्थना होता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्राम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज़, और ठीक उसी समय उसी क्षण जो है ट्रम्पेट होते हैं, यानी जो तुरही होती है, बजाने की नाल होती है पाइप टाइप की, वो जो पर्शियन लोग बजाते हैं वो ड्रिल करने के बाद रिटर्न होते हैं और उनकी ट्रम्पेट की आवाज़
जो है उनको सुनाई देती है। कहाँ पर? अंडर द विंडो यानी खिड़की के नीचे। यानी प्राचीन लोग ड्रिलिंग यानी खुदाई करने के बाद रिटर्न आते हैं तो उनको ट्रम्पेट यानी तुरही की आवाज़ सुनाई देती है विंडो के नीचे। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन ही चेयर। एम हेमल जो है अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और बहुत घबराए हुए। वेरी पेल यानी बहुत घबराए हुए हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, मेरे दोस्तों वह ऐसा कहते हैं। आई मतलब मैं ऐसा करके वो रुक जाते हैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, मतलब कुछ उनके अंदर ऐसा था जो उनको चोक्ड कर रहा था यानी जाम कर रहा था। ही कुड नॉट गो ऑन, वह इससे आगे नहीं बढ़ सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पर टर्न होते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं, क्योंकि अब वो क्या है घबरा गए थे और भावना में लीन हो गए थे पूर्ण रूप से। तब उनकी आवाज़ में के अलावा कुछ नहीं निकल पा रही थी। अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। टुक अ पीस ऑफ चाक, और वह चाक का टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग का मतलब होता है जितनी उनमें सहनशीलता होती है, जितनी भी पूर्ण रूप से उनमें सहनशीलता होती है। ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, वह जितनी बड़ी अक्षरों में लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में वो लिखते हैं। वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे या फिर भगवान का आशीर्वाद इस पर बना रहे, इस तरीके से वो लिखते हैं। इतना ही लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद वो रुक जाते हैं। लीन्ड यानी कि झुक जाते हैं, अपना सर जो है वो दीवार के विरुद्ध यानी दीवार से सटाकर जो है वो झुक जाते हैं, उनका सर टिका देते हैं दीवार पर। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना शब्द बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज एंड, और उसके बाद वो अपने हाथ से इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल जो है वो समाप्त होता है और अब तुम जा सकते हो। दोस्तों आपका लेसन यहीं होता है समाप्त, और ये बड़ा ही दुख भरा इसका अंत है, क्योंकि इनके ज़िले पर जो कि फ्रांस के अंतर्गत आते थे उन पर अन्य देश के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उनको वही पढ़ना होता है जो पढ़ाना चाहते हैं, और जो कि इनकी मातृभाषा है वो अब इनको नहीं पढ़नी होती और ये इनको पता चल जाता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती है, जो कि बड़ी ही दुख भरी एक स्टोरी है यहाँ पर। मुझे तो ये लेसन काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप सभी को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी मिलेगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और इंस्टाग्राम आईडी इसलिए आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मैं हर एक जानकारी जो कि आप पूछना चाहते हैं मुझसे वो दे सकूँ, आपकी कोई क्वेरी हो उनको सोल्व कर सकूँ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और उन बच्चों को शेयर कीजिए जो कि आपके क्लासमेट्स हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, आपने ग्रुप बनाए होंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं इसके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलता रहूँगा। इसके बाद आपकी तैयारी इसी तरीके से चैनल के माध्यम से चलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।